अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप ठीक होंगे। आई एम मोहसिन हनीफ। आज हम आईकॉम पार्ट 1 की जो लास्ट हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर किया था, आज हम इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशंस भी क्योंकि ये आपके पेपर का पार्ट है, पेपर में आएंगी 20 मार्क्स की, तो ये ज़रूरी है आपके लिए। और इसके अलावा ये आपके चैप्टर्स जो हम करेंगे, हर चैप्टर की डेफिनेशन वो आपके चैप्टर को, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन जो हमने पहले स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर नंबर 1 से देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से हमारे पास डेफिनेशन है, उसको हम देखते हैं। अकाउंटिंग नंबर फर्स्ट पे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, यानी जिसको हम स्किल्स भी कहते हैं या महारत भी कहते हैं, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। ऐसे लिखे हैं, डिफाइन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है जी? एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। आर्ट, हुनर। ठीक है, किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग करना मीन्स कि उसकी क्लासेस बना देना, ग्रुप वगैरह उसको अरेंज कर देना। एंड समराइजिंग, समराइजिंग निकला है जिसको हम समरी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है उसकी। ठीक है, तो समरी यानी किसी चीज़ को शॉर्टली बयान कर देना, एक्सप्लेन कर देना मुख्तसर तरीके से, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर कहते हैं जिसमें हम कह लें कि ख़ास तरीक़ेकार होता है हर काम का। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो किस सूरत में हो सकता है? पैसे की सूरत में। ट्रांजैक्शंस की सूरत में, ट्रांजैक्शन कहते हैं कारोबारी लेन देन को। एंड इवेंट्स, और कोई इवेंट्स होते हैं विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, और जो किसी का हिस्सा होते हैं आखिर ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, किसी फाइनेंशियल करेक्टर जिसको माली का हालत भी कह सकते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बाद वो हमें एक रिजल्ट जो है इंटरप्रेट करके दे देते हैं। मीन्स के अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है। ठीक है, रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का, समराइजिंग का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transactions and events। ट्रांजैक्शन कहेंगे हम कारोबारी लेन देन को। तो कहता है कि अकाउंटिंग में क्या है कि हम एक आर्ट, हमें एक स्किल्स दी जाती हैं कि आपने कोई भी जो पैसा, मनी है या कोई ट्रांजैक्शंस हैं या कोई इवेंट्स हैं, उनको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद उनकी क्लासीफाई करना है उनको, और उसके बाद उसको समराइजिंग कर देना और एक तरीक़ेकार बता दिया जाता है उसके मुताबिक। और उसके बाद हमें एक रिज़ल्ट, वो फाइनेंशियल करैक्टर में हो सकता है ये, और जो उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया जाता है, रिज़ल्ट हमें दे दिया जाता है। इसको कहते हैं अकाउंटिंग। नंबर सेकंड पे आपके पास डेफिनेशन जो होती है वो हमारे पास है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग भी आर्ट है, बुक कीपिंग भी आर्ट है। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा? समटाइम आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, या अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि बुक कीपिंग का क्या फ़र्क है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट इन अ प्रॉपर मैनर। बुक कीपिंग क्या है कि एक ये भी आर्ट है कि इसको
मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। अकाउंटिंग में हम मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, मनी भी रिकॉर्ड कर रहे थे, ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर रहे थे, इवेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बुक कीपिंग में जस्ट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उनके कंसर्न अकाउंट में, जो उससे मुतल्लिका जो अकाउंट होता है उसमें, और प्रॉपर मैनर के मुताबिक, यानी डेबिट और क्रेडिट जो उसके मैनर्स होते हैं उसके मुताबिक, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। नंबर 3 पे अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे पास हम लिख लेते हैं बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? कारोबार। कारोबार क्या है जी? एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी तमाम कानूनी सरगर्मी जो कि नफ़ा कमाने की यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए सर अंजाम दी जाए या उसको डन किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं, यानी कारोबार कहते हैं। मीन्स कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है जो कि आपकी लीगल हैं, जिसको आपका जो लॉ है वो आपको इजाज़त देता है काम करने का, जैसे कह लें कि आप कॉस्मेटिक्स की दुकान है, कपड़े की दुकान है, सब्ज़ी की दुकान है, कोई भी है जो आपके लीगली है, तो उससे जो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे वो आपके बिजनेस में कंसीडर होगा। नंबर 4 पे आ जाती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है जी? ये भी आपकी डेफिनेशन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज द मेन सब्जेक्ट। द वर्ड अकाउंटेंसी इज फॉर एक्सटेंसिव, इट कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। कहता है कि ये क्या एक मेन सब्जेक्ट जो अकाउंटिंग है उसके जितनी भी बॉडी है यानी पूरी अकाउंटिंग हो वो अकाउंटेंसी के ज़रिए हम उसको कवर करते हैं, उसको हम कहते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, जैसे बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है, ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, एडवांस अकाउंटिंग है, ये सारे क्या है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये सारा क्या है, ये जिसको कवर कर रही है, जो चीज़ इसको कवर कर रही है इसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी। नंबर नेक्स्ट आ जाता है गुड्स और मर्केंडाइज। ठीक है, इट गुड्स क्या होती हैं? चीज़ें जिसको हम अशिया भी कहते हैं। ठीक है, अब गुड्स में क्या आ जाता है आपका? गुड्स किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू समथिंग विच हैज़ बीन परचेज्ड। तो ये रेफर कर रहा होता है कि कोई भी चीज़ जो कि परचेज की जाती है बाय अ ट्रेडर, एक ट्रेडर से, फॉर रीसेल पर्पज़, एक दोबारा बेचने के मकसद के लिए। ठीक है, और एनीथिंग विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेलिंग पर्पज़, और कोई ऐसी चीज़ जो कि मैन्युफैक्चर्ड की जाती है यानी तैयार की जाती है, पैदा की जाती है, बनाई जाती है फॉर सेलिंग पर्पज़, बेचने के मकसद के लिए, उसको हम गुड्स कहते हैं। मीन्स के उसमें दो तरह, आप होलसेलर भी हैं और रिटेलर भी हैं। ठीक है, या आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। क्या होता है कि जब होलसेलर और रिटेलर में देखते हैं हम, जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से अपनी कुछ चीज़ लेके आता है ख़रीद कर, किस पर्पज़ के लिए? रीसेल पर्पज़ के लिए। मीन्स कि बड़ी मार्केट है तो उस मार्केट से हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं और अपनी दुकान पे आके अपने बिज़नेस में लाकर उसको दोबारा बेचते हैं, तो वो आपकी उसमें गुड्स में आ जाता है। या कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जहाँ पे कोई चीज़ तैयार हो रही है तो वो क्या कर रहे होते हैं, किस पर्पज़ के लिए उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे थे? सेलिंग पर्पज़ के लिए, तो ये आपकी गुड्स कहलाती हैं। नंबर नेक्स्ट है परचेज़। परचेज़ क्या होता है? जिसको हम ख़रीदना भी कहते हैं। इसकी टाइप्स भी होंगी आपके पास, या काइंड जिसको कहते हैं। कैश परचेज होता है एक, इसको कहते हैं नकद खरीद, और क्रेडिट पे होता है उधार खरीद। अब परचेज क्या होता है? इन अकाउंटिंग लैंग्वेज द वर्ड परचेज है स्पेशल मीनिंग। अकाउंटिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, जैसे परचेज है तो परचेज का स्पेशल मीनिंग क्या है? व्हेन सेलेबल गुड्स आर बाउट इन अ बिजनेस इट इज़ सेड दैट्स परचेज हैव बीन मेड। कहता है कि जब सेलेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जो कि हमें
सेल कर सकते हैं, या जिसको हम सेल करने के लिए रेडी करते हैं या तैयार करते हैं, उसको हम सेलेबल गुड्स को कहते हैं। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम सेल नहीं कर सकते, जैसे आप की एक छोटी सी एग्जांपल है कि डॉक्टर्स के पास वो मेडिसिन कंपनीज जो आती हैं, उन्होंने जो उनको कोई सैंपल के तौर पर एक मेडिसिन देती है, उसके ऊपर लिखा था नॉट फॉर सेल, तो वो हमारी सेलेबल गुड्स नहीं होती। ठीक है, तो कहता है कि व्हेन सेलेबल गुड्स को हम बाउट करते हैं, यानी बिजनेस में लेके आते हैं, ख़रीदते हैं, इट इज़ सेड दैट्स परचेज हैव बीन मेड, तो हम क्या कहेंगे, हमारी परचेज होगी, यानी हमने चीज़ खरीद ली। आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं दो परचेज़ की, इसमें एक है कैश परचेज़ है और एक क्रेडिट परचेज़ है। कैश परचेज़ का मतलब है कि नकद खरीदना, मसलन नकद खरीदने से क्या मुराद है कि हम जब चीज़ खरीदने जाते हैं, हम जो शॉपकीपर होता है या जो सप्लायर होता है उसको हम पैसे देते हैं, कैश हैंड ओवर उसके करते हैं और उससे हम चीज़ अपनी ख़रीद लेते हैं, तो वो हमारी कैश परचेज़ होती है। इसी तरह आ जाती है क्रेडिट परचेज़ नंबर, उधार खरीदना। क्रेडिट परचेज़ में क्या होता है कि जब हम चीज़ खरीद लेते हैं तो जो सप्लायर होता है हम उसे ये एग्री कर लेते हैं कि हम आपको जो उस चीज़ की अमाउंट है या उस चीज़ की जो प्राइस है वो हम आपको फ्यूचर में पे कर देंगे। जो अगर वो एग्री कर लेता है तो वो हमारी क्या कहते हैं, क्रेडिट परचेज़ आते हैं। इसकी तरफ देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कैश परचेज़ है, इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम सप्लायर एंड पेमेंट इज़ मेड टू हिम एट द सेम टाइम। अगर गुड्स सप्लायर से परचेज़ कर ली जाती है और जो पेमेंट है उसको उसी टाइम पे कर दी जाती है या दे दी जाती है, सच परचेज एज नॉन एज परचेज कैश परचेज, तो उसको हम कैश परचेज कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज, इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ सप्लायर। अगर गुड्स जो परचेज कर ली जाती हैं सप्लायर से एंड पेमेंट इज़ नॉट मेड टू हिम, और पेमेंट जो उसको नहीं की जाती एट द सेम टाइम उसी वक्त पे, रादर द पेमेंट इज़ अरेंज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। लेकिन कहता है कि जो पेमेंट है उसको हम अरेंज कर देते हैं फ्यूचर डेट के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सच परचेज एज नॉन एज क्रेडिट परचेज, उसको हम क्रेडिट परचेज कहते हैं। इसी तरह आपका आगे आ जाता है नंबर 7 पे। अगर मैं देखूं इसकी सब हेडिंग्स आ जाती हैं, तो नंबर 7 पे आ जाती है सेल्स। अब सेल्स क्या होती हैं, इसकी भी टाइप्स हैं। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कैश सेल और नंबर सेकंड इसकी आ जाती है क्रेडिट सेल। कैश सेल कहते हैं नकद फ़रोख्त, और क्रेडिट सेल कहते हैं उधार फ़रोख्त। अब देखिए सेल्स क्या होती हैं। द गुड्स आर परचेज, अब परचेज के साथ इसका लिंक बन गया कि जो चीज़ें हम सेलेबल गुड्स थी या रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीद के लेके आते थे अपने बिजनेस में, अगर वो गुड्स जो सेल हो जाती हैं एट द गिवन प्राइस, जो हमने प्राइस दी होती है उन चीज़ों की, उसकी प्राइस के ऊपर वो चीज़ें सेल हो जाती हैं, हम कहते हैं परचेज हमारी हो गई, सेल हो गई, सॉरी। द गुड्स आर परचेज फॉर सेलिंग पर्पज़, वो चीज़ें जो कि हम सेलिंग पर्पज़ के लिए ख़रीदते हैं। व्हेन दीज गुड्स आर सोल्ड, और ये जो कहता है कि जब ये चीज़ें जो सेल हो जाती हैं टू कस्टमर, कस्टमर को एट ए स्पेसिफिक प्राइस, एक मखसूस करदा कीमत के ऊपर, इट इज़ कॉल्ड सेड दैट सेल्स हैव बीन मेड, तो हम उसको क्या कहते हैं, सेल जो हमारी हो गई है। इसी तरह अब उसकी काइंड्स हैं, एक है क्रेडिट कैश सेल और दूसरी है क्रेडिट सेल। कैश सेल क्या होता है कि इसी तरह परचेज के अपोजिट हो जाएगा कि कैश सेल क्या होता है कि जब चीज़ें हम कस्टमर को सेल कर देते हैं और उस चीज़ की प्राइस कस्टमर हमें पे कर देता है उस सेम टाइम पे, तो उसको हम कहते हैं कैश सेल। और क्रेडिट सेल क्या होती है कि जब हम अपने कस्टमर को गुड्स जो वो सोल्ड कर देते हैं, लेकिन जो कस्टमर हमारा होता है वो हमें एग्री कर लेता है कि वो हम उन गुड्स की जो प्राइस है वो हमें फ्यूचर में पे करेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्रेडिट सेल। अब देखते हैं, इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट ए स्पेसिफिक प्राइस, कहता है कि अगर चीज़ें जो सेल कर दी जाती है कस्टमर को एट ए स्पेसिफिक प्राइस है, मखसूस कीमत पे, एंड प्राइस ऑफ गुड्स इज़ रिसीव्ड, और उन गुड्स की जो प्राइस है वो हमें रिसीव हो जाती है फ्रॉम देम, उन कस्टमर से, एट द सेम टाइम, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ऐसे कह लें कि जब चीज़ें सेल करें तो उस वक्त सच सेल्स आर नॉन एज कैश सेल, तो उसको हम कैश सेल कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है क्रेडिट सेल, इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर, अगर चीज़ें जो वो सेल कर दी जाएँ कस्टमर को, एंड ही डज़ नॉट पे द प्राइस, और वो प्राइस को पे ना करे ऑफ गुड, उन चीज़ों की, एट द सेम टाइम, उसी वक्त में, बट एग्री टू मेक पेमेंट, लेकिन वो एग्री कर ले कि पेमेंट वो कर देगा ऑन सम फ्यूचर डेट, कोई आने वाले टाइम पे या डेट पे, द सेल्स और कार्ड क्रेडिट सेल, तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल। नंबर नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड्स। आपकी अब रिटर्न्स होती हैं दो, अगर इसमें मैं देख लूँ, नंबर 8 पे अगर हम देखें, एक होती है रिटर्न
आउटवर्ड, या इसको हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं। इसी तरह नंबर 9 पे आ जाती है आपकी रिटर्न इनवर्ड, इसको हम सेल रिटर्न भी कहते हैं। अब रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न क्या होती है? रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। तो गुड्स वंस परचेज कहता है, गुड्स जो हम एक दफ़ा परचेज करते हैं मे सब्सिक्वेंटली भी सेंड बैक, लेकिन उनको बाद में क्या है जी वापस कर दिया जाता है टू दी सेलर को, और सर्टेन फॉर सर्टेन रीज़न, किसी रीज़न की वजह से, ख़ास रीज़न की वजह से, जैसे गुड्स आर डिफेक्टिव, गुड्स आपके डिफेक्टिव निकल आती हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, जो आपने स्पेसिफिकेशन बताई होती है, उसकी जो खसूसियात बताई होती है उसके मुताबिक नहीं होती, डैमेज्ड या गुड्स डैमेज हो गई होती हैं, और बिलो स्टैंडर्ड, या जो आपने उनको एक स्टैंडर्ड बताया होता है कौन सी क्वालिटी की, ए क्वालिटी है, बी या सी है, उसके मुताबिक जो बिलो स्टैंडर्ड है जो उसके मुताबिक अगर ना आए तो सच रिटर्न ऑफ गुड्स टू बायर इज़ नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, तो उसको हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। मीन्स के हम चीज़ खरीद के लेके आते हैं बिज़नेस में, अपने बिज़नेस में, वहाँ से हमने जो हमारा शॉपकीपर था या जो सप्लायर था उसको हमने ऑर्डर दिया था कि हमें ए क्वालिटी की गुड्स चाहिए, लेकिन जब हमने अपने बिज़नेस में आके उन गुड्स को चेक किया तो हमारे से वो जो स्टैंडर्ड हमने बताया था वो बिलो स्टैंडर्ड हुई, तो हमने उन गुड्स को क्या किया, उन सप्लायर को वापस कर दिया, तो उसको हम कहते हैं गुड्स परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। इसी तरह आपकी आ जाती है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। इफ़ अ कस्टमर टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, कहते हैं अगर वो कस्टमर जिसको हमने चीज़ें सेल की होती हैं फाइंड्स डैट गुड्स आर डिफेक्टिव, अगर वो उसको पता चल जाता है, वो देखता है कि गुड्स और जो है हमारी डिफेक्टिव निकल आई हैं, अनसेटिस्फैक्टरी, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, बिलो स्टैंडर्ड्स या उसका जो स्टैंडर्ड है वो उससे बिलो है, और नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, या जो स्पेसिफिकेशन उसने हमें बताई थी उसके मुताबिक नहीं है, तो वो हमें गुड्स जो है वापस कर देता है, उसको हम सेल रिटर्न कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है आपका डेटर्स, या इसको बिल रिसीवेबल कहते हैं, और एक होता है आपका क्रेडिटर्स, या इसको बिल पेएबल कहेंगे। अब देखते हैं जी डेटर्स या अकाउंट या बिल रिसीवेबल इसको कहते हैं। डेटर्स आर द पर्सन्स और कस्टमर्स टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस एंड फ्रॉम देम फ्रॉम होम द बिजनेस इज़ टू रिसीव मनी इन नियर फ्यूचर, दीज आर नॉन एज अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स। कहते वो शख्स होते हैं, वो कस्टमर होते हैं जिनको हम चीज़ जो है वो गुड्स जो सोल्ड करते थे क्रेडिट बेसिस पे यानी उधार पे, और बिज़नेस है बिज़नेस ने उनसे जो पैसे हैं वो रिसीव करने होते हैं फ्यूचर में, उसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स कहते हैं। ये हमारे एसेट होते हैं बेसिकली। नंबर नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल। क्रेडिटर्स आर दी पर्सन और सप्लायर्स। क्रेडिटर कौन होते हैं? वो पर्सन होते हैं या सप्लायर्स होते हैं फ्रॉम गुड्स हैव बीन परचेज्ड, जिनसे हम गुड्स जो परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस उधार पे, एंड टू होम द बिजनेस इज़ टू पे मनी, और बिजनेस जो उनको पैसे पे करने होते हैं इन नियर फ्यूचर में इज़ नॉन एज अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी वो हमने देखी है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट कहते हैं किसी चीज़ की जो प्राइस होती है, जो उसकी कैटालॉग प्राइस होती है, जो उसकी हम जिसको लिस्ट प्राइस कहते हैं, उस प्राइस के ऊपर हमें कोई उसकी प्राइस में कोई डिडक्शन मिल जाती है, कोई छूट मिल जाती है, कोई हमें रियायत मिल जाती है, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट की आगे दो फर्दर टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम बेसिकली कहते हैं, जिसको हम कहते हैं तिजारती रायत, यानी कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम अपने कस्टमर को, या हम कोई कस्टमर है तो हमें कोई जो शॉपकीपर है, जो सप्लायर है, वो उस चीज़ की प्राइस के ऊपर जो चीज़ हम ख़रीदना चाह रहे हैं उस प्राइस के ऊपर हमें जो उसकी परसेंटेज ऑफ कर देता है या उसमें कोई कीमत में कोई कमी कर देता है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन बुक में क्या लिखी हुई है अब देखते हैं हम। लिखा हुआ है
डिस्काउंट अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स to retailer as a deduction from a list price or catalog price which is called trade discount. ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि वो डिस्काउंट होता है जो कि अलाउ किया जाता है, यानी जिसकी हमें इजाज़त दी जाती है, जिसको हमें दिया जाता है बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर की तरफ से। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जिसको हम पैदाकार कहते हैं या आजिर कहते हैं। और होलसेलर या होलसेलर की तरफ से, होलसेलर कौन होता है? जो ज़्यादा मिकदार में या कारखाने से या फैक्ट्री से कोई अपने सामान जो है या चीज़ें जो है वो ज़्यादा ख़रीद रहा हो, आगे जो छोटे दुकानदार होते हैं जिसको हम रिटेलर कहते हैं, उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको चीज़ें जो सेल करता रहता है, उसको हम होलसेलर कहते हैं। एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स, अब होलसेलर क्या करता है? जब चीज़ें बेच रहा था उस वक्त, टू रिटेलर, जो रिटेलर को बेचता है उस वक्त, एज ए डिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, जो चीज़ें सेल कर रहा है या सेल करना चाह रहा है, उनकी जो लिस्ट प्राइस होती है, यानी जो उनकी प्राइस होती है, उसके ऊपर कोई डिडक्शन दे दे, यानी उसके ऊपर कोई कटौती कर दे, छूट दे दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। इसी तरह आ जाता है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट इज़ अ कहता है डिडक्शन और अलाउंस, ये कोई डिडक्शन होती है, कोई अलाउंस होता है गिवन बाय अ क्रेडिटर, एक क्रेडिटर जो देता है अपने डेटर को। अब डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है? ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। क्रेडिटर, डेटर कौन होता है? जिनको हम चीज़ उधार पे सेल कर देते हैं, और क्रेडिटर कौन होता है? जिनसे हम कोई उधार चीज़ परचेज कर देते हैं। तो कहता है कि जो गिवन होती है क्रेडिटर की जानिब से टू अ डेटर इफ़ इट द अमाउंट इज़ पेड बाय द डेटर, अगर अमाउंट जो डेटर ने पे करनी है बिफोर द ड्यू डेट यानी मुकर्ररा तारीख से पहले डेटर हमें हमारे पैसे वापस कर देता है, तो हम उसको उस प्राइस के ऊपर या उस पैसों के ऊपर या उन चीज़ के ऊपर वाला जो हमें अलाउंस देते हैं या हम उसको कोई डिस्काउंट देते हैं, उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है? सम टाइम द कस्टमर यानी जो बायर होता है फाइंड दैट गुड्स परचेज हैव माइनर डिफेक्ट, वो ये देखता है कि जो उसने चीज़ परचेज की उसमें कोई ना कोई माइनर सा, कोई थोड़ा सा कोई डिफेक्ट निकल आता है, वो खराबी निकल आती है। इन दैट केस, उस केस में द सेलर के मे एग्री टू रिड्यूस द प्राइस, फिर सेलर को क्या करता है? तो वो इस बात के ऊपर एग्री कर लेगा, चलें जी हम आपको उस चीज़ की जो प्राइस है उसमें कोई ना कोई रिडक्शन दे देते हैं, कोई डिडक्शन दे देते हैं। कि क्यों? क्योंकि वो चीज़ डिफेक्टिव है, वो सेल नहीं होगी, तो उन्होंने उस चीज़ की प्राइस को कम करके सेल कर दिया। ऑफ डैमेज्ड और डिफेक्टिव गुड्स टू इंड्यूस द बायर टू कीप द गुड्स, बायर को इस बात से राग़िब करने के लिए कि वो चीज़ों को अपने पास रखे। सच रिडक्शन इन प्राइस, उस प्राइस में जो रिडक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? परचेज अलाउंस भी उसको कहा जाता है। और यहाँ सेल्स अलाउंस सेलर की तरफ से कह दिया जाएगा, बायर की तरफ से होगा तो वो परचेज अलाउंस होगा। मसलन मैं बायर हूँ, मैंने चीज़ खरीदी है, मेरी चीज़ में कोई डिफेक्ट निकला है, मैं सेलर को जाके कहता हूँ कि आपकी चीज़ में डिफेक्ट निकल आया है, तो सेलर मुझे उस चीज़ की प्राइस में कमी कर देता है, तो मैं परचेज अलाउंस की मुझे मिला, और सेलर ने क्या किया? सेल्स अलाउंस किया। नंबर नेक्स्ट है एसेट्स। ये अकाउंटिंग हेड का पहला हेड है। एसेट्स असासाजात क्या होते हैं? कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हर वो चीज़ जो कि आपके बिज़नेस को फ़ायदा दें या उसने फ्यूचर में आपके बिज़नेस को फ़ायदा देना हो, वो आपका क्या है? एसेट है। तो एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? एसेट्स आर द थिंग्स हैविंग सर्टेन वैल्यू पोजेस्ड बाय अ बिजनेस एंड रिसीवेबल बाय अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। कहता है एसेट क्या है? वो हैविंग आर द थिंग्स, वो चीज़ें जो कि कोई वैल्यू रखती हैं या बाय अ बिज़नेस की जाने से, एंड रिसीवेबल बाय अ बिज़नेस, या बिज़नेस ने उनको रिसीव करना होता है फ्यूचर में, उसको हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कैश है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, गुड्स है, जो भी वट जो भी होगा। उसके बाद आ जाती है आपकी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जिसको हम जिम्मेदारियाँ वाजिबात, जो भी चीज़ हमारी पेएबल है, हमने आउटसाइडर को पे करनी है, वो हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आर द डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। एक तो डेफिनेशन इसकी ये बुक में लिखी हुई कि लाइबिलिटीज़ क्या हैं? वो कर्जे या वो ऑब्लिगेशंस हैं बिजनेस के, वो उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। नंबर सेकंड उसकी डेफिनेशन है लाइबिलिटी मीन्स द टोटल अमाउंट विच अ बिजनेस इज़ लीगली बाउंड, जिसमें एक बिजनेस जो वो लीगली यानी कानूनी तौर पर पाबंद होता है टू पे टू द आउटसाइडर, जो आउटसाइडर को पे करने का, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, ये आपकी क्या है? लाइबिलिटीज़ हैं। नंबर नेक्स्ट है प्रोप्राइटर या ऑनर, जिसको हम कहते हैं। प्रोप्राइटर कौन होता है? अ पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल, वो शख्स जो कि अपना कैपिटल जो वो इन्वेस्ट करता है, गिव्स हिज टाइम, और अपना कोई टाइम देता है, एंड इंटेंशन, और अपनी कोई इंटेंशन देता है इन अ बिजनेस में इज कॉल्ड प्रोप्राइटर, इसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं। ही इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव द प्रॉफिट, अब वो
किस चीज़ का इंटाइटल होता है, यानी किस चीज़ का हकदार होता है कि वो प्रॉफिट रिसीव करे और बियर लॉस या कोई लॉस जो बिजनेस में हो गया उसको बियर करे। नंबर नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल किसको कहते हैं? सरमाया को। ये एक फंड होता है जो ऑनर होता है या प्रोपराइटर होता है, वो बिज़नेस को प्रोवाइड करता है बिज़नेस को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जो बिज़नेस चल रहा है एग्जिस्टिंग बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो इट इज़ द सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ऑनर या ऑनर्स ऑफ द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस एंड एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस। या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्ट किया जाता है या उस बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है उसको एक्सपेंड करने के लिए। नंबर नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को कहते हैं, ये आ जाती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है जी द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स। ड्राइंग का वैसे बेसिकली मतलब ये होता है कि जब ऑनर जो है वो आपका प्रोपराइटर है वो अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, अपने फैमिली एक्सपेंसेस के लिए कोई गुड्स या कोई कैश विड्रॉ कर ले तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो कहता है कि ड्राइंग्स है द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स टेकन बाय द ऑनर। कैश या गुड्स जो ऑनर जो टेक कर ले फ्रॉम द बिजनेस से फॉर हिज पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए इज़ नोन एज ड्राइंग्स, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। कहते हैं एक्सपेंसेस क्या है? कॉस्ट ऑफ द गुड्स, वो गुड्स जो उनकी जो हमने तैयार की हैं सेल करने के लिए उनके ऊपर जो कॉस्ट आई है, और सर्विसेज जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर जो कॉस्ट आती है, यूज ऑफ जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। किस पर्पज़ के लिए, किस मकसद के लिए? ऑब्टेनिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को हासिल करने के लिए जो हम गुड्स या सर्विसेज यूज़ करते हैं और उनके ऊपर जो कॉस्ट आती है उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, अखराजात जिसको हम कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है स्टॉक, या इसको इन्वेंट्री भी कहा जाता है। अनसोल्ड गुड्स इन द बिजनेस रेडी फॉर सेल इज नोन एज स्टॉक और इन्वेंट्री। वो गुड्स जो कि अभी अनसोल्ड है लेकिन यानी सेल नहीं हुई, बिजनेस में रेडी है सेल होने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक या इन्वेंट्री। नंबर नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन कहते हैं ये एक फॉर्म होती है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन कहते हैं मुआवजा, किसी चीज़ का मुआवजा जो हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी को, किसी दूसरे शख्स को, उसके बदले हम जो मुआवजा लेते हैं यानी हमको कंपनसेशन को रिम्यूनरेशन लेते हैं तो उसको हम कमीशन कहते हैं। जैसे आपके प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या कोई एजेंट वगैरह होते हैं तो ये सारे क्या हैं? कमीशन पे ही, कमीशन की बेस पे काम करते हैं। नंबर नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इट इज़ एज्यूम्ड, ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है डैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड। कहता है कि ये एज्यूम किया जाता है जो बिजनेस है वो ऑपरेट करेगा यानी काम करेगा फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड, यानी एक द इनडेफिनेट जिसकी कोई मुद्दत मुकर्रर ना की गई हो उस तब तक देयर इज़ नो इंटेंशन टू लिक्विडेट द बिजनेस। कहता है और इसमें कोई इसी तरह की हमारी कोई इंटेंशन, कोई इस तरह की कोई नीयत नहीं होगी कि उसको लिक्विडेट किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, आपकी इस चैप्टर की डेफिनेशन ऑलमोस्ट यही है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती हैं। और लास्ट टाइम भी आपकी यही डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर की वो आई थी, तो आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसको और देखेंगे। तो इसके लिए आज के लेक्चर के लिए हमारे यही है, इतना ही डेफिनेशन है, ये आपको देख लें, याद करें, इंशाल्लाह इसको आपको समझ आएगी, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें और ज़्यादा समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।